नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है जहां सोशल मीडिया पर फैल रही तथ्यहीन दावों का स्पष्टीकरण दिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा, वायरल ऑडियो क्लिप्स पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जांच जारी है। प्रामाणिक साक्ष्य जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां सोशल मीडिया पर फैल रहे तथ्यहीन दावों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने अपना बयान जारी किया और बोला है कि जो भ्रामक तथ्य हैं और जो खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और वायरल ऑडियो क्लिप्स पर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं और इसकी आगे जांच जारी है। प्रामाणिक साक्ष्य जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां अंकिता भंडारी मामले से जुड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन का बयान सामने आया है, जिन्होंने बताया कि वायरल ऑडियो क्लिप्स पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच अभी जारी है। प्रामाणिक साक्ष्य जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध भी है। बड़ी खबर आपको अंकिता भंडारी मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां बीते कई समय से इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई बयान देखने को मिल रहे थे। भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी जब राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने तुरंत एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसएटी गठित की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई, उन्हें जेल भेजी गई। पैरवी अच्छी सी कराई गई है, उसी के नतीजा ये रही उनको बेल अंत तक नहीं मिली है। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है सीबीआई जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि एसआईटी अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच करने का कोई जरूरत नहीं। प्रकरण दोबारा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहां पे भी उच्चतम न्यायालय ने भी एसआईटी जांच पे संतुष्ट व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर लिया। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है उस संबंध में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि वीआईपी के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं, साक्ष्य उपलब्ध हो, वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते हैं। इस प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इनकी गहनता जांच की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है मामले के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से पूर्ण जांच हो, किसी पे कोई भी साक्ष्य अनदेखी ना की जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी खबर ना छेड़े और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। जब अंकिता भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर कालाढूंगी से है, जहां मुख्यमंत्री धामी का आज कालाढूंगी दौरा है। कई योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाण महोत्सव में वो प्रतिभाग करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री रहे थे, जहां उन्होंने विंटर कार्निवल के समापन समारोह में शिरकत की थी और आज फिर से मुख्यमंत्री का दोबारा नैनीताल दौरा है, जहां वो नैनीताल के कालाढूंगी में पहुंचेंगे और वहां कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़
पछाण महोत्सव में वो प्रतिभाग करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री का ये दूसरा नैनीताल दौरा है इस महीने, जहां वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित भी करेंगे और जनता के लिए कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाडूंगी पहुंचकर करेंगे और महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे, जहां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विंटर कार्निवल में शिरकत की थी। विंटर कार्निवल का समापन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया था और आज फिर से मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर रहेंगे, जहां वो नैनीताल के कालाढूंगी में शिरकत करने वाले हैं, जहां वो महोत्सव में शिरकत करेंगे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल से पहले उत्तराखंड में पर्यटकों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की उम्मीद में औली पहुंच रहे हैं हजारों सैलानी। औली रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्यटकों को घंटों तक इसको लेकर इंतजार करना पड़ रहा है और होटल और होम स्टे लगभग फुल है और बुकिंग चरम पर चल रही है। चमोली जिले में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था में जुटे हुए हैं। नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है, जहां साल के आखिरी हफ्ते में लगातार पर्यटकों का जमावड़ा उत्तराखंड पहुंच रहा है। नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है और पर्यटकों की आमद से सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि होटल और होम स्टे लगभग फुल है और बुकिंग चरम पर चल रही है। पर्यटकों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से नया साल आने ही वाला है और लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ सड़कों पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो चोपता जो मिनी स्विट्जरलैंड है उत्तराखंड का, चोपता से लेकर के कुंवारी पास, औली और तमाम वो पर्यटक स्थल, अनछुए पर्यटक स्थल सारे जो हैं जो पर्यटकों से फुल हैं। देश दुनिया के कोने कोने से जो है पर्यटक इन जगहों पे पहुंच रहे हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन से लेकर लगातार जो है जो पर्यटकों का फ्लो है वो हिमालय की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि बर्फबारी न होने से पर्यटक मायूस जरूर हैं, लेकिन जो भी है, क्योंकि देखिए कश्मीर से लेके मिजोरम नॉर्थ ईस्ट तक जो है बर्फबारी अभी नहीं है, तो लिहाजा पर्यटक जो है संतुष्ट हैं। यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ, आबो हवा और यहाँ का जो कल्चर है उसको देखने के लिए लालित हैं। और रही बात ट्रैफिक जाम की, तो देखिए ये जो अभी जो टूरिस्ट का फ्लो होता है 1 जनवरी 2 जनवरी तक, तो पूरे हर साल जो है यहाँ पे बढ़ा रहता है और इस तरह जो पुलिस प्रशासन है वो जो है लगातार नजर बनाए हुए। औली की बात की जाए तो 1 वे जो सिंगल रोड होने के चलते जो यहाँ पर अक्सर जो है 12 महीने जो इस तरह की समस्याएं होती है, लेकिन आधा घंटा पौन घंटे के बाद जो है ट्रैफिक खुल जाता है। लोग भूल जाते हैं कि इस तरह का भी दबाव यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से औली में हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान भी पुलिस की तरफ से बनाया गया है, प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है? बिल्कुल, जोशीमठ पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है ये जोशीमठ औली रोड पे जो है नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए बीच में कोई जो सेना का वाहन है, आईटीबीपी का वाहन है या जो बड़े भारी वाहन है वो आ जाते हैं तो तब समस्या पैदा हो जाती है, या कोई लोडेड बड़ा वाहन आ जाता है तो तब समस्या हो जाती है। और लेकिन मुस्तैदी से पुलिस भी जो है अपना कार्य निभा रही है। टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जाता है रात को, बावजूद इसके जो है पुलिस जो है जुटी रहती है। और उनका पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि 31 से पहले जो है 48 घंटे के लिए जो है ट्रैफिक प्लान जो है चेंज कर दिया जाएगा। जो जोशीमठ के बीचों बीच जो रास्ता जाता है उसको जो है बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहाँ केवल पर्यटक वाहन ही जाएंगे और पार्किंग की भी जो है रतिग्राम और अन्य जगहों में पार्किंग की सुविधाएं की जा रही है। पूरी तरह फोकस जो है शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है और लिहाजा जोशीमठ क्षेत्र के जितने भी पर्यटन स्थल के आसपास के होम स्टे हैं वो सारे फुल हो चुके हैं। और कुंवारी पास ट्रैक जो देश के 10 बेहतरीन ट्रैकों में माना जाता है, वहाँ भी जो है पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आमद हो रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी जो है मौके पर है, वन क्षेत्राधिकारी ज्योतिमठ भी जो लगातार जो है इस कुंवारी पास ट्रैक रूट पे जो
वन्य जीव अधिनियम और जी। अन्य चीजों को नुकसान न हो, तो इसको लेकर के भी जी संजीदा बिल्कुल है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर संजय, के लगातार नए साल के खुशी को लेकर पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश के बाद वन विभाग ने खाली वन भूमि की नपाई शुरू की, तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं शिवाजी नगर में वन विभाग की टीम को घुसने से रोका गया और 3 घंटे तक प्रदर्शन चला। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि केवल खाली जमीन की नपाई होगी, किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला, जिससे 1.5 से 2 लाख की आबादी में डर का माहौल है और वो अहिंसक विरोध जारी रखेंगे। साथ ही ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खाली जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की। और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही PCACF को, यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं उनको बुला रखा था। उनके सामने हमने अपना विषय रखा और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया, मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें, अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। ये तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई है, जहां वन विभाग भूमि की नपाई का विरोध देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जहां अहिंसक विरोध जारी रखने की भी स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है। लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां वन भूमि की नपाई का ये पूरा मामला है। जहां वन विभाग ने खाली वन भूमि की नपाई शुरू की तो लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां लोगों ने विभाग की टीम को एक जगह पर रोक लिया और प्रदर्शन चालू कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ खाली जमीन की नपाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, कोई पूर्व में नोटिस नहीं मिला, जिससे 1.5 से 2 लाख की आबादी में डर का माहौल है और वो अहिंसक विरोध अपना जारी रखेंगे। साथ ही ऋषिकेश मेयर ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खाली जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई थी। ये पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां वन विभाग की टीम नपाई करने को पहुंची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता खुशबू से। खुशबू, जिस तरीके से वन विभाग ने खाली भूमि की नपाई शुरू की तो लोगों में विरोध देखने को मिला है, आश्वासन अब लोगों को दिया गया है, तो अब कैसा माहौल है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वन विभाग ने ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापूग्राम, मनसा देवी, गुमानीवाला की जमीन की नपाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने जो है सर्वे किया जमीन का। उसके बाद जो है लोगों का आक्रोश काफी बढ़ गया। शाम तक लोगों में आक्रोश फैला रहा। लोगों ने जो है वन विभाग की टीम को घेर लिया और जितने भी खाली प्लॉट है उसको सर्वे करने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि लोग में इतनी भ्रांतियां फैल गई कि लोगों को ये लग रहा है कि जो उनका घर है उसको भी बेघर कर दिया जाएगा। इसमें करीब जो है 1.5 लाख की आबादी है। इतने लोग जो है वन विभाग की जमीन पर बसे हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जितने भी लोग हैं उनको बेघर नहीं किया जाएगा और
और जितनी भी जो खाली लैंडिंग है उसका ही सर्वे किया जाएगा। और जी बिल्कुल खुशबू, अब ऐसे वन विभाग की टीम को रोका गया तो उसके बाद वन विभाग की टीम ने अपनी जो काम है वो किया, नपाई की भूमि की, क्या कुछ देखने को मिला? जी निशी, लोगों की विरोध के बाद भी जो वन विभाग की टीम है वो अपनी नपाई जारी रखी और यहाँ पर जो है काफी जो है जनप्रतिनिधि भी पहुंचे इस दौरान और लोगों को काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया है। तो आगे देखना क्या होगा कि किस तरह से वन विभाग अपनी जमीन का सर्वे करती है। जी बिल्कुल खुशबू, देखना होगा वन विभाग किस तरीके से इसको पूरा करता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के उमराव नगर स्थित एसजी गार्डन बैंक्वेट हॉल में 3 दिवसीय 8वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग महाकुंभ का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर दुर्गापुर चौराहे से एसजी गार्डन तक स्कूली बच्चों की मार्च परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ऋतु खंडूरी ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं, जिससे वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कोटद्वार में जो स्टेट लेवल की जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, 3 दिन की चैंपियनशिप है, जिसका यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। इस वक्त तक करीबन 12-13 मैचेस बाउट्स हो चुके हैं और आपने जैसे देखा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे 13 जिला से यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। कुछ क्लब्स हैं वहाँ के भी बच्चे पहुँचे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम कोटद्वार में हो रहा है। मैं पूरी बॉक्सिंग की जो इनकी एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करती हूँ और हमारी तरफ से कमल नेगी जी कोटद्वार से लगे थे, इनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, व्यवस्था पूरी है। करीबन 80 बच्चे हमारे 180 बच्चे हमारे यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ एक तरफ बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे। कोटद्वार के पदमपुर स्थित सुंदरियाल बेडिंग पॉइंट में सक्षम जिला अधिवेशन कोटद्वार 2025 के तहत दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण एवं बहुउद्देशीय बौद्धिक शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने दिव्यांगजनों को 10 व्हीलचेयर, 10 ब्लाइंड स्टिक, 10 बैसाखी सहित अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए हैं, वितरित किए हैं। वहीं लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास देखने को मिला। ऋतु खंडूरी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है, उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पौड़ी जिले का दिव्यांगजनों का एक कैंप लगाया गया है, जहाँ सक्षम के माध्यम से हमने अपने दिव्यांगजनों को प्रयास किया है कि उनको जो सक्षम के उपकरण जो उनको चाहिए वो पहुँचाए जाए। साथ ही साथ आईएमओ कंपनी को भी बुलाया गया है भारत सरकार के लिए, वो यहाँ पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग की आवश्यकता है तो उसका नाम यहाँ पर फिर 1-1.5 महीने के बाद वो ऑडियोमेट्री की भी, कान की भी यहाँ पर जाँच हो रही है। ये एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा, सक्षम द्वारा और हमारी विभाग की सरकार के द्वारा है कि जो दिव्यांगजनों के जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, उनके जीवन में खुशी हंसी किस तरह से लाया जाए, उसका ये छोटा सा प्रयास है। मैं सक्षम का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन का 31वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवारजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने पूर्व सैनिकों के राष्ट्र सुरक्षा में योगदान की सराहना की और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन आनंद सिंह राणा ने की, जबकि रिटायर्ड कमांडर शौकीन सिंह मथारू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों एवं वीर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति दी, जिससे माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। हमारा 31वां स्थापना दिवस है। इस दिवस पे हमारे संगठन ने जोश से, बड़े आदर से इसको मनाया है और हम हर साल इसको जोश से मनाते हैं और पूरे संगठन के
अपने जो फौजियाँ इकट्ठे होते हैं, हम ये संगठन एक रेवोल्यूशनरी संगठन है और ये जनहित की सेवा के लिए काम कर रहा है और हम वीर नारियों के लिए काम कर रहा है और हमारे जितने योद्धाओं हैं, हमारे जितने और भी लोग हैं, जैसे पहाड़ में लोग गए आपदा के टाइम पे, और हम लोग ने ये भी मुद्दा उठाया है कि हमारा जो एयरपोर्ट है उसका नाम वीर गब्बर सिंह के नाम पे किया जाए, क्योंकि ये हर स्टेट में एक ना एक एयरपोर्ट जो है वो शहीद के नाम पे जाती है और हमारे उत्तराखंड में गब्बर सिंह से अलावा और कोई इतनी कुर्बानी देने वाला और भी हैं, पर लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी दी है और मैं इस संगठन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इनके परिवार के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं परम पिता परमात्मा से ये अरदास करता हूं कि इनके बच्चे आगे बढ़े और ये संगठन एक मजबूती से एक मुट्ठी होके ताकत से आगे बढ़े और बाहर वाली ताकतों से इसको बचा के रखें। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन अपने डोईवाला के द्वारा जो है यहाँ पर 31वां जो है उनका आज स्थापना दिवस था, तो इस अवसर पर मैं वहाँ पर आया था और वहाँ पर हमारे वीर नारियाँ और उनके परिवारों को, पूर्व सैनिकों के परिवारों को वहाँ पर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक आए थे वहाँ पर। और मैं तो 31वें उनका जो स्थापना दिवस है उनको मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा आप सब लोग जानते हैं कि रानी पोखरी में CSD कैंटीन हमारी यहाँ पर खुल गई है। यहाँ के पूर्व सैनिक और उनके सारे परिवारों को, सैनिक बलों के परिवारों को और उन सबको इसमें, सैनिक परिवारों को इसमें काफ़ी सुविधा मिल रही है और PCH का भी बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका भी हम लोग प्रयासरत हैं। और वहाँ के हमने भवन के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पर मेरे द्वारा भी 15 लाख रुपये दिए गए थे, 10 लाख रुपये एक बार दिया गया था, 5 लाख रुपये और दिया गया था, उसका भी पैसा आ गया। इससे पहले आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भूमि की व्यवस्था करी, भवन निर्माण के लिए भी उन्होंने पैसा स्वीकृत किया था और आज भी मैंने वहाँ पर वो कुछ पैसे की कुछ कमी पड़ रही थी तो मैंने उनको भी जो अगला बजट हमारा होगा उसमें भी मैंने उनको 5 लाख रुपये देने के लिए घोषणा करी है। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित रवाई लोक महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण रवाल्टी कवि सम्मेलन रहा, जिसमें क्षेत्रीय कवियों ने अपनी बोली भाषा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। इस कवि सम्मेलन में महावीर रवाल्टा, अनुज बनाली, ध्यान सिंह समेत अन्य ने बोली में अखान और कविताएं प्रस्तुत की हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों से अपनी मातृभाषा और लोक संस्कृति को न भूलने की अपील की है। रवाई लोक महोत्सव की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्थानीय वस्तु विशेष को छुआ और रवाई लोक महोत्सव की जो मूल परिकल्पना है उसको परिदृश्य करने में वो सफल रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि जो रवाई की संस्कृति है, उनका खान पान है और रहन सहन है और आज जो बुक का जो विमोचन हुआ है उन सब बातों में इन सब चीज़ों का समावेश है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई इस पूरी टीम को। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का मेरा नमस्कार। आज आपने देखा रवाई महोत्सव में जो है सबसे पहले जो हमारे वाद्य यंत्र यहाँ लोकल वाद्य यंत्र उनकी आपने थाप देखी होगी, क्या मजा आया और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे हमारे सब जितनी भी संस्कृति है वो इस मंच के ऊपर पिरो रखी है और इस मंच के माध्यम से जो हम जो कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ अपने सांस्कृतिक कलाएं दिखा रहे हैं, तो इस महोत्सव में जो हम सब कुछ मिलने का मौका भी मिला और हमारे संस्कृति को निखारने का भी एक सौभाग्य मिला। देखो, मैं प्रत्येक साल रवाई महोत्सव में आती हूँ और यहाँ आकर के जो रवाई महोत्सव में अपनी बोली, अपनी भाषा, लोक भाषा और लोक बोली के लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं रवाई महोत्सव की सबको बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम इसी तरह से अपनी लोक भाषा, लोक बोली का संरक्षण करें। मैं ये सभी से कहना चाहूंगी। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये रवाल्टी कवि सम्मेलन है, हम अपनी लोक भाषा में
कविताएं लिखें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जनरेशन, वो निश्चित ही अपनी भाषाओं से रूबरू हो, अपनी भाषाओं में लिखें, अपनी भाषाओं में बोलें। इससे उनको एक मौका मिलेगा, एक सीख है एक प्रकार से। और कविता तो बहुत कुछ कहती हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने लोक की तरफ, हम अपने लोक भाषा की तरफ हम जरूर आनी चाहिए और अपने लोक भाषा में बोलना लिखना ये बहुत जरूरी है। ये सीख हम हमारे जो महावीर रावटे जी बहुत किताबें लिखा, तो ये धीरे धीरे ये जो हमारा नई पीढ़ी तक नहीं चाहिए बात। इस बुलेटिन के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।